मुझे यहां पता करना है कि इन सब में से कौन सी द्विघात समीकरण का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू सबसे कम है। इसके लिए हम सबसे पहले इन सब समीकरण के लिए अधिकतम मान निकाल लेते हैं और इसके बाद देखेंगे कि कौन सा मान न्यूनतम है। देखिए, इन सबको अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। तो चलिए हम इसे सबसे सरल समीकरण से शुरू करते हैं, यानी कि x का फलन h है से शुरू करते हैं। हम इसे सीधे ही आलेखीय विधि से देखकर बता सकते हैं कि इसका अधिकतम बिंदु कौन सा है। और इसका अधिकतम बिंदु यहां पर यानी कि x बराबर 4 पर है, और जब x बराबर 4 है तो y या फिर x का h फलन या फिर x का फलन h ऋणात्मक 1 के बराबर होता है, यानी कि x के फलन h के लिए अधिकतम मान ऋणात्मक 1 है। अब बताइए x के फलन g के लिए अधिकतम मान क्या होगा। और हमें यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं और इन्हें देखकर हमें बताना है कि इनमें से अधिकतम मान कौन सा होगा। और देखिए, यहां पर सबसे बड़ा मान 5 है, जो कि हमें x की जगह 0 रखने पर मिलता है, या फिर हमें इसे 0 का फलन g लेने पर 5 मिलता है। और देखिए, हमें x के फलन f को परिभाषित करने के लिए यहां पर एक व्यंजक दिया गया है, यानी कि इसके अधिकतम मान निकालने के लिए हमें इसे हल करना पड़ेगा। और किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए, हमारे पास यहां पर x का फलन f बराबर ऋणात्मक x का वर्ग जमा 6 गुणा x घटा 1 है। हम नहीं चाहते कि ये ऋण चिन्ह यहां पर रहे, तो हम इसे व्यंजक से बाहर ले लेते हैं, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इस ऋण चिन्ह से x का वर्ग घटा 6 गुणा x जमा 1 को गुणा कर रहे हैं, और इस जमा 1 को हम यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहां इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। और इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहां पर एक संख्या जोड़नी और घटानी होगी। और ये मालूम करने के लिए कि हम यहां पर कौन सी संख्या जोड़ें या घटाएं, हम x वाले पद के गुणांक यानी कोफिशिएंट को देखेंगे, जो कि ऋणात्मक 6 है। तो हमें इसका आधा लेना होगा, जो कि ऋणात्मक 3 होगा। तो अब इसका वर्ग कर लेते हैं, और ऋणात्मक 3 का वर्ग 9 होता है। लेकिन देखिए, हम सिर्फ 9 नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से व्यंजक का वास्तविक मान बदल जाएगा। इसलिए 9 जोड़ना पड़ेगा और 9 घटाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हम एक ही संख्या को क्यों जोड़ और घटा रहे हैं, अगर ऐसा करने से व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसा करने से इस व्यंजक का पहला भाग एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी कि इस x का वर्ग घटा 6 गुणा x जमा 9 को हम x घटा 3 का वर्ग भी कह सकते हैं। यानी कि अब हम इस भाग को x घटा 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और ऋणात्मक 9 जमा 1 बराबर ऋणात्मक 8 होगा। चलिए, अब हम इसे एक अलग रंग से करते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये भाग ऋणात्मक 8 हो जाएगा, और अभी भी हमारे पास बाहर एक ऋणात्मक चिन्ह बचा हुआ है। और अगर हम इस ऋणात्मक चिन्ह को बांट दें तो हमें ऋणात्मक x घटा 3 का वर्ग जमा 8 मिलेगा। चलिए, अब हम इसके लिए अधिकतम मान निकालते हैं, और इसे निकालने के लिए हमें ऋणात्मक x घटा 3 का वर्ग की व्याख्या करनी होगी। अगर हम अभी इसमें से ऋणात्मक चिन्ह को हटा दें तो x घटा 3 का वर्ग का मान हमेशा धनात्मक होगा, या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा ऋणेतर होगा। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसका मान हमेशा धनेतर मतलब नॉन पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम x बराबर 3 रख दें तो इसका मान 0 हो जाएगा, और अगर आप इसे ऋणात्मक चिन्ह से गुणा भी करेंगे तब भी इसका मान 0 ही रहेगा। और जब हम व्यंजक के इस भाग में x का मान 3 के बजाय कुछ भी रखें तो व्यंजक का ये भाग हमेशा धनात्मक रहेगा। लेकिन हमारे पास यहां पर यह ऋणात्मक चिन्ह भी है, इसलिए हमें इस धनात्मक मान को 8 में से घटाना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में हमें अधिकतम मान तब मिलेगा जब इस भाग का मान 0 होगा। इसलिए अगर आप अधिकतम मान को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह भाग 0 होना चाहिए, और यह 0 तब होगा जब यहां पर x बराबर 3 रखेंगे और फलन के लिए अधिकतम मान बराबर 8 मिल जाएगा। चलिए, इसे ऐसे रंग से लिखते हैं जिसे आप आसानी से पढ़ सकें। तो इस फलन के लिए अधिकतम मान 8 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x के फलन h के लिए अधिकतम मान सबसे कम होगा।